बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द एमर्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के टॉपिक को। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे ऑल कॉन्सेप्ट्स एंड उनके रिलेटेड एमसीक्यूज को वन शॉट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटीज की, तो फिजिकल क्वांटिटीज की हमारे पास में बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। एक होते हैं स्केलर्स एंड दूसरे हमारे पास में होते हैं वेक्टर्स। आप जानते हो कि स्केलर्स वो तमाम क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड की बेस पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, लाइक टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एट्सेट्रा। लेकिन वेक्टर हमारे पास में वो तमाम क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी की बात करें तो ये हमारे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसी तरह से फोर्स, मोमेंटम एंड टॉर्क एट्सेट्रा बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं फिजिक्स के अंदर जो कि वेक्टर्स कहलाती हैं, जिनके केस में हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास में एक टर्म आती है मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। तो हमारे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसे हम मॉड्यूलस का नाम भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वेक्टर हमारे पास में है जो कि 5 मीटर ईस्ट की डायरेक्शन में है, और एक सेकंड वेक्टर बी है जो कि 5 न्यूटन वेस्ट की डायरेक्शन में है। तो आप ऐसे क्लियरली देख सकते हो कि दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास में है 5 न्यूटन, जबकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो हम ये कहेंगे वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, दैट इज 5 न्यूटन। यानी कि हमारे पास में दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकता है, बट उनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, इसलिए वो हमेशा अनइक्वल होंगे। अगर उनकी डायरेक्शन सेम हो तो वो वेक्टर्स कहलाते हैं इक्वल वेक्टर्स, जिनको हम नेक्स्ट डिस्कस भी करेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास में दो तरीके होते हैं। एक होता है सिंबॉलिक मेथड और दूसरा हमारे पास में होता है ग्राफिकल मेथड। अगर हम बात करें सिंबॉलिक मेथड की, तो सिंबॉलिकली अगर आप वेक्टर्स को लिखना चाहते हो तो इसके लिए हम दो तरीके यूज़ करते हैं। या तो हम यूज़ करेंगे उसके लिए बोल्ड लेटर्स, लाइक डिस्प्लेसमेंट के लिए बोल्ड डी यूज़ करेंगे, वेलोसिटी के लिए वी यूज़ करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए ए और फोर्स के लिए बोल्ड एफ यूज़ करेंगे। या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि हम इन बोल्ड लेटर्स की बजाय क्या करें, वहाँ पर जो हमारे वेक्टर्स के सिंबल्स हैं उनके ऊपर एरो हेड लगा दें, तो ये कहलाता है एरो हेड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। स्टूडेंट्स, अगर हम किसी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू द सूटेबल स्केल जो हमने फिक्स किया होता है। अब इसका स्टूडेंट्स इस वेक्टर की जो लेंथ है, इस लाइन की जो लेंथ है वो हमें बताएगी मैग्नीट्यूड, जबकि जो इसका एरो हेड है वो बताता है डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो ये दो तरीके हैं जिसके ज़रिए हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास में आता है कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट है वेक्टर्स ओबे रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। यानी कि जब भी हमने वेक्टर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है तो उस केस में हम हमेशा स्पेशल रूल्स का यूज़ करते हैं। जैसे हमने पढ़ा होगा हेड टू टेल रूल, इसे कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर्स जो हैं वो रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को ओबे करते हैं। सेकंड पॉइंट है कि डिवीजन ऑफ वेक्टर्स इज नॉट पॉसिबल। स्टूडेंट्स, बिकॉज वेक्टर्स के पास में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन को हम डायरेक्शन से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए वेक्टर्स की कंप्लीट डिवीजन जो है वो पॉसिबल नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, वेक्टर्स को आपने अगर ऐड करना है तो वेक्टर्स को ऐड करने के हमारे पास में जो सबसे सिंपल और ईजीएस्ट मेथड है वो होता है हेड टू टेल रूल। एक ग्राफिकल मेथड है जिसके जरिए हम दो वेक्टर्स को या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास में दो वेक्टर्स हैं a एंड वेक्टर b। अगर हम a प्लस बी फाइंड करना चाहते हैं तो इसका तरीका ये होता है कि आप फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर की टेल को ज्वाइन करो। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट वेक्टर है वो वेक्टर a है, जबकि सेकंड वेक्टर हमारा वेक्टर b है। तो हमने फाइंड करना है a प्लस बी, तो हम a के हेड पर b की टेल को ज्वाइन कर देंगे। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद करना क्या है आपने कि हमें फाइंड करना है एक रिजल्टेंट वेक्टर जो हमेशा पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड की तरफ बनेगा, कुछ इस तरह से। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये बराबर होगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर के।
तो इस तरह से हम किसी भी नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वेक्टर्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, मींस कि अगर हम a प्लस बी को ऐड करें या फिर b प्लस a करें तो उनका जो रिजल्टेंट है वो हमेशा सेम आएगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a। स्टूडेंट्स इसके बाद आता है कि हेड टू टेल रूल से हम कितने वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो बाय हेड टू टेल रूल हम एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। ये आपको जितने भी वेक्टर्स गिवन किए जाएं आप उनको इस तरह से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है व्हाट इज अ रिजल्टेंट वेक्टर। स्टूडेंट्स जब हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास में एक सिंगल वेक्टर आता है जिसका इफेक्ट बाकी तमाम वेक्टर्स के बराबर होता है और ये सिंगल वेक्टर कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे दो वेक्टर्स को ऐड किया है तो इनका जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर आर बना है। अगर हमारे पास में बोला जाए कि जब एक रिजल्टेंट हम ड्रॉ करते हैं तो इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है और इसका जो एंगल बनेगा विद हॉरिजॉन्टल ये कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रायंगुलर लॉ, कुछ इस तरह से जिसमें हमारे पास में दो वेक्टर्स गिवन होंगे और तीसरा जो है वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। यहाँ से हम यूज़ करते हैं ट्रायंगुलर लॉ। लेट्स से कि हमारे वेक्टर ए में और वेक्टर बी में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि वेक्टर बी को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स इसका तरीका क्या होता है कि हम बी के हेड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, और ये क्योंकि थीटा के बिल्कुल सामने है तो ये कहलाएगा बी साइन ऑफ थीटा। ये जाके हम आगे रेजोल्यूशन में पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो एंगल के सामने जो साइड होती है वो हमेशा साइन थीटा होती है। इसी तरह से एक कंपोनेंट्स का बनेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये जो कंपोनेंट है ये कहलाएगा बी कॉज ऑफ थीटा, यानी कि ये बन गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और ये बन गया इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स। अब हमारे पास में जो रिजल्टेंट है ना इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बनेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पॉइंट तक, ठीक है। ये कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसे हम आर एक्स का नाम देंगे। इसी तरह से फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कहलाएगा वेक्टर आर का वाई कंपोनेंट जिसे हम आर वाई का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको निकालना है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि इसका जो रिजल्टेंट है वो बराबर होता है आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर एंड होल का आप क्या करोगे अंडर रूट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास में जिसका आर एक्स कंपोनेंट है ये बराबर होगा ए प्लस बी कॉस थीटा के, जबकि वाई कंपोनेंट किसके बराबर है बी साइन थीटा के। तो हमारा जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है जब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनता है आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसका फॉर्मूला क्या होता है आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट। ये जनरलाइज्ड रिलेशनशिप है जिसकी मदद से हम किसी भी एंगल पर रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि रिजल्टेंट कितना एंगल बनाता है विद हॉरिजॉन्टल, जिसको मैं अल्फा कह रहा हूँ यहाँ पे, तो इस एंगल को फाइंड करने का सिंपल सा फॉर्मूला सुनकर आपने याद रखना है कि आपने हमेशा y कंपोनेंट को x कंपोनेंट से डिवाइड करना है, यानी कि जो एंगल के सामने है उसको एंगल के साथ वाले कंपोनेंट से डिवाइड करना है। तो एंगल के सामने क्या है आर वाई जो कि बी साइन थीटा के बराबर है, और एंगल के साथ में क्या है आर एक्स जो कि ए प्लस बी कॉस थीटा के इक्वल है। तो हमारे पास में जो अल्फा है इसका फॉर्मूला बनेगा, सॉरी tan अल्फा का फॉर्मूला बनेगा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि tan अल्फा या tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर और एंगल के साथ में बेस बनेगा, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, इसको यूज़ करके हम इसका अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बात भी अपने यहाँ पर याद रखनी है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास में कुछ इसके केसेस हैं। अभी देखो हमने जो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला डिस्कस किया है आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा कि अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एक दूसरे के पैरेलल हों, यानी कि सेम डायरेक्शन में हो, तो एंगल बनेगा 0 डिग्री। अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखें 0 तो कॉज ऑफ 0 बराबर होता है 1 के। तो ये पूरा जो फॉर्मूला आपका बनेगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो कि एक्चुअल में ए प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो स्क्वायर से जब रूट कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा a प्लस बी। तो जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे एंगल 0 डिग्री बनेगा, तो जो रिजल्टेंट है वो उनके मैग्नीट्यूड्स के सम के बराबर होता है और स्टूडेंट सी होता है मैक्सिमम रिजल्टेंट। इसी तरह से अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल हों, तो एंटी पैरेलल के केस में हमारे पास में जो
एंगल है वो बनता है 180 डिग्री। अगर हम यहाँ पे लिखें cos 180 डिग्री तो cos 180 होता है -1, तो इसकी वजह से जो फॉर्मूला जब आप इसको क्लोज करोगे तो बनेगा R इज इक्वल्स टू A माइनस बी, यानी कि एंटी पैरेलल के केस में जो रिजल्टेंट है वो गिवन वेक्टर्स के डिफरेंस के बराबर होता है, और ये इंडिकेट करता है मिनिमम रिजल्टेंट को। और अगर हमारे पास में दो वेक्टर्स एक दूसरे के हों परपेंडिकुलर, तो स्टूडेंट्स एंगल बनेगा 90, cos 90 हो जाएगा 0, और ये पूरा फैक्टर जो है यहाँ से 2ab cos 90 वाला ये 0 हो जाएगा, और बाकी बचेगा आपके पास में √a² प्लस b²। तो ये वैल्यू इन बिटवीन होती है मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट है इसकी जो रेंज है वो मिनिमम या उससे बड़ी हो सकती है, यानी a माइनस बी से छोटा आंसर जो है वो पॉसिबल नहीं होता। इसी तरह से जो मैक्सिमम रेंज है उसकी वो a प्लस बी के बराबर होगी, उससे बड़ा आंसर हमारे पास में नहीं हो सकता। तो हमारे रिजल्टेंट की जो रेंज है इट कैन बी लेस देन आर इक्वल टू a माइनस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू a माइनस बी, आर लेस देन आर इक्वल टू a प्लस बी, कि हमारा जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी के बराबर या उससे छोटा होगा, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो a माइनस बी या उससे बड़ी हो सकती है। तो हमारा आंसर a माइनस बी से छोटा और a प्लस बी से बड़ा पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास में आती है सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, कि अगर हमने दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे दो वेक्टर्स a एंड b आपके पास में है, तो इसको कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका तरीका ये होता है कि जो भी हमारा सेकंड वेक्टर है, अगर वो a है तो a, b होगा तो b, उसकी डायरेक्शन को आपने रिवर्स करना है बाय 180 डिग्री। अब देखो अगर b वेक्टर मैंने माइनस करना चाहता हूँ वेक्टर a में से, तो मैं सबसे पहले b की डायरेक्शन को करूँगा रिवर्स, तो ये बनेगा -b बन जाएगा। अब फ्रेंड्स ये जो नेगेटिव वेक्टर हमारे पास में बनेगा इसको हम ऐड करेंगे बाय हेड टू टेल रूल वेक्टर ए के अंदर। तो देखो यहाँ पे वेक्टर ए वैसे का वैसा आ गया, और जो -b था इसको मैंने एज इट इज उठाया और उठा के यहाँ पे ऐड कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास में जो इसका रिजल्टेंट बनेगा ना, पहले की टेल से आखिरी के हेड तक, वो बनेगा कुछ इस तरह से। अब ये जो रिजल्टेंट है स्टूडेंट्स ये इंडिकेट करता है a माइनस बी को। तो स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है कि जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है एक्चुअल में क्या होती है, इट इज द एडिशन ऑफ सेम वेक्टर विद रिवर्स डायरेक्शन, यानी कि अगर मैं उसी वेक्टर को पहले वेक्टर में ऐड करूं लेकिन डायरेक्शन रिवर्स करके, तो ये क्या होती है सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर। स्टूडेंट्स इसमें ये बात अपनी याद रखनी है कि a माइनस बी कैन नेवर बी इक्वल टू b माइनस ए, यानी कि जो सब्ट्रैक्शन है ये कम्यूटेटिव नहीं होती, क्योंकि जब आप a माइनस बी करते हो तो रिजल्टेंट आपका ये बनता है, जब आप b माइनस ए करोगे तो आपको a की डायरेक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी, और आपको जो रिजल्टेंट है वो बिल्कुल उल्टा बनेगा, इसके रिवर्स में बनेगा। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स है वो कम्यूटेटिव होती है, जबकि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास में कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जितना अभी तक हमने डिस्कस किया है उसके रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज 30 न्यूटन एंड 40 न्यूटन कैन बी, कि हमारे पास में दो फोर्सेज हैं, एक है 30 न्यूटन की और दूसरी हमारे पास में है 40 न्यूटन, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा। तो उसमें हमने देखा कि रेंज ऑफ रिजल्टेंट जो है वो मिनिमम से मैक्सिमम होती है, यानी कि a माइनस बी से a प्लस बी तक। तो सबसे मिनिमम आंसर कब आएगा, जब आप दोनों को माइनस करोगे, यानी कि हमारे पास में जो r मिनिमम है वो होगा 40 माइनस 30 जो कि 10 के इक्वल होगा, और हमारे पास में इसकी मैक्सिमम रेंज क्या होगी, तो इसमें वो होती है इन दोनों को जमा करने से, वो बनेगा 70 न्यूटन। हमारा जो आंसर है वो 70 से बड़ा और 10 न्यूटन से छोटा पॉसिबल नहीं है। अब देखो 70 से 10 के बीच में कोई भी आंसर आ सकता है, एग्जैक्ट 10 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, और इनके दरमियान में एक वैल्यू आ सकती है। तो कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 70 और 10 के दरमियान में है, तो उसमें से वो बनेगी हमारे पास में 50 न्यूटन। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा बीटा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू sum of the magnitude of that vector, then angle between a and b will be equal to। तो स्टूडेंट्स इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो और डायरेक्टली ये रिजल्ट्स भी आप याद रख सकते हो किसी भी क्वेश्चन के लिए, अगर इस फॉर्मेट में वो पूछा जाए तो एंगल क्या बनेगा। तो फिर इसका प्रूफ देखते हैं। अब लेट्स से इसको प्रूफ कैसे करना है, तो ये हमारा सिंपल सा लॉजिक देखो, यहाँ पे हमने इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दिया है इस जगह पे। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि हमारे पास में मैग्नीट्यूड ऑफ
सम ऑफ द वेक्टर्स बराबर है सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स के, ठीक है। यानी कि पहले क्या कंबाइन का वेक्टर है और बाद में दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड है उसका, पहले कंबाइन का मैग्नीट्यूड और बाद में अलग अलग है। अब यहाँ पे देखो सर मैंने अभी डिस्कस किया कि जो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड है, तो a प्लस बी हमारा एक्चुअल में क्या होता है, तो ये हमारे पास में होता है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट्स वो बराबर है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा। और हमने देखा अभी केसेस डिस्कशन में किए थे कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो a प्लस बी के बराबर कब होता है, जब एंगल बनता है 0 डिग्री। तो उस केस में इसका फॉर्मूला बना था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी कि हमारे पास में मैं ये वाली साइड देखूँ जो कि इसकी राइट हैंड साइड है, तो ये हमारे पास में किसके बराबर होगी, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्योंकि a प्लस बी रिजल्टेंट तभी आता है जब एंगल 0 डिग्री बनता है, तो कॉस को आप 0 कर दो तो आपके पास में क्या बचेगा, ये वाला पूरा रिजल्ट आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब हमने देखा करना क्या है, इसमें दोनों आपस में बराबर हैं, तो हमने दोनों का आपस में इक्वेट भी करना है और इनका दोनों तरफ स्क्वायर भी कर देना है ताकि ये स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाए। तो जैसे आप इन दोनों का इक्वेट करोगे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी कि ये वाला रिजल्ट। और दूसरा क्या है मेरे पास में a प्लस बी जो कि बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये वाला रिजल्ट। अब यहाँ पर देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों तरह के माइनस के होंगे। इसी तरह से जब ये बचेगा 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 2ab, तो 2ab दोनों साइडों से जब डिवाइड होगा तो क्या होगा, आपस में कैंसिल आउट। तो ये बचेगा cos थीटा इज इक्वल टू 1। और आप जानते हो कि cos की वैल्यू 1 उस वक्त होती है जब एंगल हमारे पास में बनता है 0 डिग्री। तो इसमें सेम हमारा राइट आंसर है, यानी कि 0 डिग्री वो एंगल है जहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ द वेक्टर्स इज इक्वल टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स होता है, यानी कि जो रिजल्टेंट है वो a प्लस बी के बराबर होता है। तो ये हमारे पास में ओवरऑल कहानी है, सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अभी हमने डिस्कस किया था ना कि जो r है ये बराबर है किस चीज़ के, तो हमने बोला कि ये बराबर है a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और प्लस क्या आएगा हमारे पास में b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और ये रिजल्ट कब आता है, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, यानी कि इन दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है हमारे पास में जब वो सेम होगी तो हमारे पास में जो रिजल्टेंट है वो a प्लस बी के बराबर होता है। और यही बात वो यहाँ पे कर रहा है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक आप याद रखो। तो एंगल क्या बनेगा, यहाँ पे 0 डिग्री बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ द वेक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स and a and b are not non-zero vectors, then angle between a and b will be। स्टूडेंट्स अब इसमें भी आप ये लॉजिक याद रखो कि जब भी हमारे पास में कुछ ऐसा केस आए कि एक केस में सम हो और दूसरे केस में डिफरेंस हो, तो वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे हमेशा, एंगल वहाँ पे हमेशा 90 बनेगा। लेकिन इसको प्रूव कैसे करना है वो आप देख लो। तो उसमें हमारे पास में कंडीशन फिर से वही है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का। a प्लस बी यानी कि जो हमारा रिजल्टेंट है a प्लस बी करने से जो आता है उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन स्टूडेंट जब हम दो वेक्टर्स का डिफरेंस लेते हैं तो उस केस में जो हमारा रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। एडिशन के केस में पॉजिटिव और सब्ट्रैक्शन के केस में माइनस 2ab cos थीटा होता है। अगर मैं दोनों को इक्वेट करूँ क्योंकि कंडीशन में दोनों बराबर हैं, तो इसकी वैल्यूज भी पुट कर दो और यहाँ पे इसका स्क्वायर भी कर दो, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया है। तो यहाँ पर देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, फिर b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, और ये वाला जो माइनस का 2ab cos थीटा जब इधर शिफ्ट होगा तो ये प्लस का हो गया, तो बन जाएगा 4ab cos थीटा और यहाँ पर क्या बचेगा 0। अब स्टूडेंट्स 4ab जब उधर जाकर डिवाइड होगा तो बने ये भी 0 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा cos थीटा इज इक्वल टू 0। और आप जानते हो कि cos की वैल्यू 0 सिर्फ उस वक्त होती है जब एंगल हमारे पास में 90 डिग्री बनता है। तो 90 डिग्री वो एंगल है जहाँ पर a प्लस बी बराबर होता है a माइनस बी के, यानी कि सम का मैग्नीट्यूड बराबर होगा डिफरेंस के मैग्नीट्यूड का। तो आपका राइट आंसर बनेगा 90 डिग्री। तो आप लॉजिकली इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो और इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, तो सबसे पहले हमारे पास में आती है यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट्स देखो इसके नाम से आपको आइडिया होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिट ही होता है, यानी कि 1 होता है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बाय यूजिंग अ लेटर विद अ कैप आर हैट। यानी कि अगर हमारे पास में कोई वेक्टर ए है तो इसके
ए के सिंबल पर हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे हैट या फिर कैप का साइन यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास में यूनिट वेक्टर बन जाता है। मैथमेटिकली स्टूडेंट्स हम किसी वेक्टर को डिफाइन करें, यानी कि यूनिट वेक्टर को डिफाइन करें, तो उसका फॉर्मूला होता है ओरिजिनल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो ये बात आपने याद रखनी है कि इट इज इक्वल टू ओरिजिनल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। बेसिकली जो यूनिट वेक्टर है इसका काम है सिर्फ किसी ना किसी वेक्टर की, ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना, और इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ हमें डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने में हेल्प करता है। स्टूडेंट्स इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो कुछ हमारे पास में होते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अब देखो अगर हम बात करें स्पेस की, जिसमें 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y और z, तो इसमें अगर इनकी डायरेक्शन स्पेसिफिक है तो हम 3 यूनिट वेक्टर्स यूज करते हैं, i हैट, j हैट एंड k हैट। स्टूडेंट्स हमारे पास में देखो x के लिए स्पेसिफिक हो गया i हैट, y के लिए स्पेसिफिक हो गया j हैट और z के लिए स्पेसिफिक हो गया k हैट। अब ये तीनों वेक्टर्स क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स इन्हें ऑर्थोगोनल वेक्टर्स या ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है नॉर्मल यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट्स नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो एक ऐसा वेक्टर जो किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर हो, उस सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर उसे इनका नाम देते हैं नॉर्मल वेक्टर का नाम देते हैं, और ये भी स्पेसिफाइड है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं यूनिट वेक्टर्स की जिनको आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है नल आर जीरो वेक्टर। स्टूडेंट्स के नाम से आपको गेस करना है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और आर्बिट्ररी डायरेक्शन होगी। आर्बिट्ररी का मतलब होता है फर्जी, यानी कि जब इसका मैग्नीट्यूड है ही जीरो तो ये ओरिजिन पे लाई करेगा, तो आप इसको किसी भी डायरेक्शन में स्पेसिफाई कर लो तो ये कहलाएगा नल आर जीरो वेक्टर। इसका सिंबल होता है स्टूडेंट्स जीरो के ऊपर हम वेक्टर साइन यूज करते हैं या फिर इसको हम बोल्ड कर देते हैं। अगर हम बात करें इसकी एग्जाम्पल्स की, तो अगर हम किसी वेक्टर ए को उस वेक्टर के नेगेटिव में ऐड करें, यानी उस वेक्टर को आप रिवर्स करो फिर उसमें ऐड करो, तो ये इसके हमेशा जीरो रिजल्टेंट आएगा, यानी कि सम ऑफ अ वेक्टर विद इट्स नेगेटिव वेक्टर इज ऑलवेज अ नल वेक्टर। स्टूडेंट्स इसी तरह से हम बात करते हैं क्लोज्ड पॉलीगॉन की। एक क्लोज्ड पॉलीगॉन जो है, जिनकी ऐसी ट्राइंगल या ऐसी शेप या ऐसी रेक्टेंगल जिसमें लास्ट वेक्टर का जो हेड है वो पहले वेक्टर से कंबाइन हो जाए। अगर आखिरी वेक्टर का हेड पहले के वेक्टर की टेल से कंबाइन हो तो वो हमारे पास में जीरो रिजल्टेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इस केस में हमारा जो रिजल्टेंट है वो बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, जो कि नल वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि लास्ट वेक्टर का जो वेक्टर सी है उसका टेल जो है, सॉरी उसका जो हेड है वो पहले वेक्टर की टेल से मिल रहा है, तो ये एक क्लोज शेप बनेगी। तो क्लोज पॉलीगॉन की साइड्स का जो सम है वो हमेशा नल वेक्टर होता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है पोजीशन वेक्टर। अब इसके भी नाम से आप गैस कर सकते हो कि पोजीशन से निकलेगा, तो ये किसी न किसी पॉइंट की पोजीशन बताएगा विद रिस्पेक्ट टू द सम रेफरेंस पॉइंट, जिसे हम ओरिजिन का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स अब देखो हमारे पास में लेट्स है कि हमारे पास में एक प्लेन है जिसमें एक पॉइंट लिया है P, जिसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे 4 एंड 3। स्टूडेंट्स इसमें जो पहला कोऑर्डिनेट है ना वो हमें ये बताएगा कि हमारा वेक्टर की x में क्या वैल्यू है, और जो दूसरा पॉइंट वो हमें ये बताता है कि उसकी y में क्या वैल्यू है। तो y की वैल्यू इसकी कितनी है यहाँ पे 3, और x की वैल्यू कितनी है इसकी 4 है। तो ये हमारे पास में कहलाएगा पॉइंट, और ये उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं। अगर इसका मैं लिखूँ पोजीशन वेक्टर, तो स्टूडेंट्स ये बनेगा 4i हैट प्लस 3j हैट, क्योंकि i हैट हमारा x कंपोनेंट है तो इसलिए स्पेसिफिक क्या हो गया i हैट। 3 जो है वो y में है तो इसके लिए स्पेसिफिक क्या हो गया j हैट। तो ये बात आपने याद रखनी है इस तरह से इसको लिखा कैसे जाता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिसमें आपको वो यूनिट वेक्टर्स लिखने के लिए दे सकता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला सिंपल है कि आपको इनका क्या करना है, स्क्वायर करना है, सम करना है और उसका अंडर करना है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और होल का अंडर रूट। 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो बनेगा 25, और अंडर रूट 25 किसके बराबर होता है 5 के। तो इस तरह से हम इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि जो यूनिट वेक्टर है वो बराबर होता है ओरिजिनल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो इसमें हमारे पास में जो ओरिजिनल वेक्टर है वो बराबर है 4i हैट प्लस 3j हैट के, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 5 के इक्वल। दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में इसका यूनिट वेक्टर भी आ जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है उसको r हैट लिखा जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास में कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि पैरेलल, एंटी पैरेलल एंड इक्वल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स ऐसे तमाम वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, उन्हें हम नाम देते हैं पैरेलल वेक्टर्स का। यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो सेम होगी, जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर भी हो सकते हैं और कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन का सेम होना यहाँ पे ज़रूरी है। और इसमें जो एंगल है वो बनता है हमेशा 0 डिग्री। तो जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हों, सेम डायरेक्शन में हो, तो एंगल हमेशा 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट हमारे पास में है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। स्टूडेंट्स ऐसे तमाम वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से इनके दरमियान एंगल बनेगा 180 डिग्री, और ये कहलाते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो हमारे दो वेक्टर्स के दरमियान जो मैक्सिमम पॉसिबल एंगल है स्टूडेंट्स, वो हमेशा 180 होता है। ये बात आपने याद रखनी है कि 180 इज द मैक्सिमम पॉसिबल एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंड 0 डिग्री इट इज़ द मिनिमम पॉसिबल एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो हमारा मैक्सिमम एंगल होता है बिटवीन टू वेक्टर्स वो 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है इक्वल वेक्टर्स। स्टूडेंट्स इक्वल के देखो नाम से गैस कर रहे हो कि ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगी, उन्हें क्या नाम दिया जाता है? इक्वल वेक्टर्स का नाम देते हैं। और इनके केस में भी एंगल कितना बनेगा? हमेशा 0 डिग्री, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, पैरेलल हो जाएंगे, और एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो स्टूडेंट्स पैरेलल और इक्वल में बेसिक फ़र्क क्या है कि पैरेलल में मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इक्वल में जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा सेम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि तमाम इक्वल वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, लेकिन तमाम पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स नहीं होते। ये बात आपने इसमें याद रखनी है। तो ये नोट भी यहाँ पे करना है कि ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल, बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। तो ये बात आपने इसमें नोट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास में है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रेजोल्यूशन का मतलब होता है डिवाइड करना, स्प्लिट करना या उसको तकसीम करना। अगर हम एक वेक्टर को उसके पार्ट्स में डिवाइड कर दें, एक से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर दें या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करें, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर कहलाता है। स्टूडेंट्स जो रेजोल्यूशन है वो इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर्स एडिशन, कि वेक्टर्स में हम उसको जोड़ते हैं और रेजोल्यूशन में हम उसको तोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स लेट्स है कि हमारे पास में एक वेक्टर हमने लिया है, वेक्टर ए। हमें इसको करना है रिजॉल्व इसके कंपोनेंट्स में। तो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने का सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है कि आप क्या करो, इसके कंपोनेंट्स बनाओ। तो हम P से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे ऑन द एक्स एक्सिस, और P से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे अलॉन्ग द वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट्स ये जो कंपोनेंट है, देखो ये वाला, ये आ रहा है अलॉन्ग द वाई एक्सिस, तो ये कहलाएगा वाई कंपोनेंट। और ये कंपोनेंट क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये कहलाएगा एक्स कंपोनेंट। अगर यही कंपोनेंट मैं इसको बेस में ड्रॉ करूँ थीटा के साथ, तो उसमें ये बनेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में वेक्टर के ये जो कंपोनेंट्स हैं, इनके दरमियान एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो ऐसे कंपोनेंट्स जिनके दरमियान एंगल 90 हो, वो कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी वेक्टर को अगर आप रिजॉल्व करते हो, तो उसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, उसका वाई कंपोनेंट कितना होगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर हम बात करें इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, यानी कि एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर की, तो स्टूडेंट्स इनको डिराइव करने में नहीं जाना आपने, टाइम वेस्टेज नहीं करना, बस सिंपल सा लॉजिक याद रखना है कि एंगल के साथ में जो कंपोनेंट है वो हमेशा कॉज कंपोनेंट होता है। तो अगर आपसे बोला रहेगा इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, तो हम लिखेंगे एक्स कंपोनेंट जो है वो बराबर होगा ए कॉज ऑफ थीटा के। ठीक है, एंगल के सामने जो कंपोनेंट है वो हमेशा साइन कंपोनेंट होता है, तो वो ए वाई है, तो इसका ए वाई कंपोनेंट जो है वो बराबर होगा ए साइन ऑफ थीटा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वाई कंपोनेंट हमेशा साइन होगा, एक्स कंपोनेंट हमेशा कॉज होगा। अगर आप अपना एंगल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे विद वाई एक्सिस, तो कहानी उल्टी हो जाती है स्टूडेंट्स। फिर आप देखो थीटा के सामने कौन आ रहा है? एक्स कंपोनेंट, और थीटा के साथ में कौन आ रहा है? वाई कंपोनेंट। तो उस केस में फिर वाई होता है ए कॉस थीटा और एक्स होता है ए साइन थीटा। तो एंगल पर डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा कंपोनेंट क्या बनेगा, कहाँ पे साइन लगाना है और कहाँ पर आपने एक्स लगाना है। तो ये बात सिंपल सी याद रखनी है कि एक्स के सामने एंगल के सामने वाला कंपोनेंट हमेशा साइन कंपोनेंट, और एंगल के साथ वाला जो है वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है। वो कोई भी हो सकता है, एक्स और वाई दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में कि अगर आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग
जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का वो बराबर होगा एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और होल का क्या कर दिया अंडर रूट। ये हमारा हाइपोटेन्यूज यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बताएगा। नेक्स्ट अगर आपको बतानी है डायरेक्शन, जब हमारे पास में कंपोनेंट्स होते हैं तो कंपोनेंट्स अगर हमारे पास में गिवन है तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टेन थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर में ए वाई आ गया और बेस में ए एक्स है, तो थीटा बनेगा टेन इनवर्स ऑफ ए वाई ओवर ए एक्स। इसके बाद एक छोटा सा एमसीक्यूज है कि वो कौन सा एंगल है जहाँ पर एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स सेम होते हैं मैग्नीट्यूड के अंदर। तो स्टूडेंट्स वो एंगल कितना होता है 45 डिग्री। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो, नहीं तो सिंपली इसको इतना याद रखना है कि द एंगल एट विच बोथ कंपोनेंट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड इज 45 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास में है वेक्टर्स एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब ये टॉपिक भी पीएमडीसी के सिलेबस में डायरेक्टली इंक्लूड नहीं है, लेकिन यहाँ से कुछ ना कुछ आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम इसको भी कवर करेंगे। स्टूडेंट लेट्स हमारे पास में प्लेन है जिसमें दो वेक्टर्स हमने कंसीडर कर रखे हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए जो है वो एंगल बना रहे हैं थीटा 1 और वेक्टर बी का एंगल हमारे पास में है थीटा 2। अगर मैं इसको कन्वेंशनली ऐड करूँ बाय हेड टू टेल रूल, तो हम क्या करेंगे, बी को उठाएंगे यहाँ से और ए के हेड पे जाके ड्रॉ कर देंगे। अब हमें इसका रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट पहले की टेल से आखिरी के हेड तक कुछ इस तरह से बन जाएगा जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना सकता है थीटा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे होगा क्या कि हमने इसकी एडिशन करनी है विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले ए के कंपोनेंट्स बनाते हैं एक्स और वाई, फिर बी के कंपोनेंट्स बनाएंगे, फिर रिजल्टेंट के कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो हमारे पास में जब इनको हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास में कुछ रिलेशनशिप्स आते हैं। तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है जिसको मैं यहाँ पे वाइट से ड्रॉ किया है, ये हमारा एक्चुअल में रिजल्टेंट वेक्टर है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, तो स्टूडेंट्स इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो गिवन वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स के सम के बराबर होता है। यानी जो गिवन वेक्टर ए और बी है, अगर मैं इनके एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करूँगा तो हमें रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट मिलेगा। इसी तरह से रिजल्टेंट का जो वाई कंपोनेंट है वो हमें तब मिलेगा जब हम दोनों के वाई कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। तो ए का वाई कंपोनेंट प्लस बी का वाई कंपोनेंट ये हो गया रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट। अगर हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो फॉर्मूला फिर से वही वाला होगा आपके पास में, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और होल का अंडर रूट। ठीक है, एंड अगर हमारा वेक्टर जो है वो थीटा एंगल बनाता है विद हॉरिजॉन्टल, तो अगर आपको बताना है कि वो कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो फॉर्मूला हमारे पास में होगा tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो थीटा के सामने रेजिस्टेंस इसका बनेगा, यहाँ पे इसका वाई कंपोनेंट आएगा रिजल्टेंट का, और यहाँ पे हमारे पास में आएगा वाई इसका एक्स कंपोनेंट। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो बनेगा आर वाई ओवर आर एक्स। इसके बाद हमारे पास में कुछ बेसिक से रिलेशनशिप्स हैं जहाँ से कुछ एमसीक्यू हम डिस्कस भी करेंगे आगे। वो है क्वाड्रेंट सिस्टम। तो क्वाड्रेंट सिस्टम में आपको ये बताना है कि कहाँ पे कौन सा वेक्टर कितना एंगल बनाएगा और उसके साइन क्या होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर आप एक वेक्टर लेते हो यहाँ पे जो कि एक एंगल बना रहा है थीटा विद द एक्स एक्सिस, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास में इसके दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में लाइन में देखो तो राइट में एक्स क्या होता है पॉजिटिव, और टॉप पर वाई की वैल्यू भी क्या होती है पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके दोनों जो कंपोनेंट्स है, अगर आप इसके कंपोनेंट लेट से बनाते हो कुछ इस तरह से कि एक कंपोनेंट आपने ड्रॉ कर दिया यहाँ से और एक कंपोनेंट आपने ड्रॉ कर दिया इसके टेल से, तो इसके जो दोनों कंपोनेंट्स हैं एक्स और वाई वो क्या होंगे हमारे पास में पॉजिटिव। एंड सिंस यहाँ पे हम एक रेफरेंस एंगल लेते हैं एक्स के साथ जिसे हम फाई का नाम देते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं फाई को ड्रॉ करूँ तो वो कुछ ये वाला बन जाएगा। तो जितना यहाँ पर फाई होगा उतना ही थीटा भी होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है कि थीटा और फाई जो है वो हमेशा बराबर होते हैं। अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो फाई की वैल्यू भी 30 डिग्री ही बनेगी। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, अगर वेक्टर आप लेते हो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो कि पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल बना रहा है, टोटल एंगल जिसका बनेगा यहाँ तक वो कितना बनेगा थीटा। अब यहाँ पे आपने करना क्या है कि सबसे पहले एक रेफरेंस एंगल ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेगा। वो रेफरेंस एंगल में हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे जिसे हम फाई का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में जो फाई है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आप बात करो इसके कंपोनेंट्स की, जब इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करोगे ना अभी, तो आपके पास में सेम वही कहानी जो हम पहले डिस्कस करते हैं कि ये बन गया इसका वाई कंपोनेंट और ये बन गया इसका एक्स कंपोनेंट। तो सबसे पहले आप निकालोगे फाई। अब इसमें फाई कैसे निकालते हैं, तो आप देखोगे कि ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर को अगर मैं बेस के साथ डिवाइड करूँ तो हमारे पास में क्या निकल आएगा फाई। तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट। तो आप इसमें यही वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे। अब हमें बताना है थीटा।
तो इसमें देखो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से थोड़ा पीछे है, और हम जानते हैं कि यहाँ पर एंगल कितना होता है 180 डिग्रीज। तो 180 से हम कितना पीछे जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे वो जो पीछे हम जा रहे हैं वो है फाई एंगल। तो क्या करो आप, टोटल एंगल था 180 में से फाई को माइनस कर दो तो हमारे पास में क्या आएगा थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर से अगर आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसका शॉर्टकट क्या होता है या उसकी वैल्यू क्या होती है, सॉरी इसमें एक बात और भी बतानी है पहले आपने कि यहाँ पर आप देखो तो इसमें जो x की वैल्यू है हमारे पास में इस साइड पे देखो तो लेफ्ट पर वो नेगेटिव होगी, लेकिन जो y है वो क्या है यहाँ पे पॉजिटिव। तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है। तो जब भी आपको कोई वेक्टर दिया जाए तो आप उसके साइन को देख के ये बता सकते हो कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब यहाँ पे हमने बताना है थीटा, तो थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा 180 डिग्री माइनस 5। स्टूडेंट्स सिमिलरली अगर हमारा वेक्टर एग्जिस्ट करता है थर्ड क्वाड्रेंट में तो इसका जो रेफरेंस एंगल यानी कि जो फाई है वो बनेगा कुछ इस तरह से, यानी कि 180 से ऑनवर्ड आगे जाएगा ये। अब हम 180 से कितना आगे जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स ये है फाई एंगल। तो अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो बनेगी 180 डिग्री प्लस फाई, और यहाँ पे इसके जो दोनों कंपोनेंट्स हैं यानी एक्स और वाई कंपोनेंट स्टूडेंट्स ये दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स भी नेगेटिव होगा यहाँ पर और यहाँ पर जो वाई की वैल्यू है वो भी क्या होती है नेगेटिव, इसलिए हमारे पास में जो दोनों कंपोनेंट्स यहाँ पर वो क्या बनेंगे नेगेटिव रहेंगे। तो अगर किसी वेक्टर के दोनों साइन नेगेटिव हो तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो वेक्टर है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हमारा वेक्टर लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर तो हमारा जो टोटल एंगल है विद हॉरिजॉन्टल वो तो थीटा रहेगा, लेकिन जो हमारा रेफरेंस एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट के साथ उसे हम नाम देंगे फाई का। तो यहाँ पर जो फाई है वो आप सेम उसी तरह से निकालोगे tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब डिपेंड करते हैं आप इसके कंपोनेंट्स कैसे बनाते हो, तो आपने ये बात याद रखनी कि इसके जो कंपोनेंट्स है वो आप बनाओ हमेशा इस तरह से कि फाई को लो आप हमेशा एक्स के साथ और एक कंपोनेंट ये बन गया इसका और एक कंपोनेंट इसका ये बन जाएगा, फाई के सामने हो गया परपेंडिकुलर और फाई के साथ में आएगा बेस। तो आप फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके जो हमने रिजल्टेंट के लिए पढ़ा है आप फाई निकालोगे। जब आपके पास में फाई आएगा तब देखो हम जानते हैं कि यहाँ पे जब हम एक साइकिल कंप्लीट करते हैं तो एंगल होता है 360 डिग्री। तो हम 360 से थोड़ा सा पीछे हैं, तो जितना पीछे हैं आप उसको माइनस कर दो तो हमारे पास में थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर जो थीटा है वो बराबर होगा 360 डिग्री माइनस 5 के, और यहाँ पर x कंपोनेंट देखो तो पॉजिटिव है और y कंपोनेंट हमारे पास में नेगेटिव है, तो ये बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के साइन पॉजिटिव होते हैं, थीटा और फाई सेम होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव जबकि y पॉजिटिव होता है और थीटा होता है 180 डिग्री माइनस 5, जबकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों नेगेटिव होते हैं और एंगल होता है 180 डिग्री प्लस 5 क्योंकि हम 180 से आगे जा रहे हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x की वैल्यू पॉजिटिव जबकि y की वैल्यू नेगेटिव होती है, और यहाँ पर जो थीटा है वो बराबर होता है 360 डिग्री माइनस 5 के। तो स्टूडेंट्स ये रिजल्ट्स आपने अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास में कुछ MCQs हैं। तो पहला MCQ हमारे पास में है इफ Rx इज पॉजिटिव एंड Ry इज नेगेटिव देन डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट विल बी। वो कहते हैं कि अगर Rx पॉजिटिव हो Ry नेगेटिव हो तो किस डायरेक्शन में होगा, कहाँ पे वो एग्जिस्ट करेगा। स्टूडेंट देखो यहाँ पे डायरेक्शन मतलब आपको थीटा बताना है। अगर हम एग्जिस्ट करें फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो अभी हमने डिस्कस भी किया है तो वहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव है जबकि y की वैल्यू नेगेटिव है, और थीटा का फॉर्मूला क्या था 360 डिग्री माइनस 5, यानी कि हमारा यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेक्टर a इज इक्वल टू 3i माइनस 5 लाइज इन। देखो जो i है ना वो x वाला कंपोनेंट है, तो x जो है वो लाई करता है x में जो कि पॉजिटिव भी है, जबकि y एग्जिस्ट करता है नेगेटिव में, तो ये आएगा माइनस का y कहाँ पे होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो हमारा जो गिवन वेक्टर a है ये एग्जिस्ट करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव है y की वैल्यू नेगेटिव है, तो हम इसको जज कर सकते हैं इजीली। तो राइट आंसर बनेगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 6 है द वेक्टर a वेक्टर इज इक्वल टू 2i हैट माइनस 7j हैट लाइज बिटवीन। देखो 2i हैट x की वैल्यू पॉजिटिव है y की वैल्यू नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव, यानी कि जहाँ पर आप कह लो कि शुरू होता है फोर्थ क्वाड्रेंट जो कि 270 से 360 के दरमियान होता है, तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर वो बनेगा डेल्टा। यानी कि x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है 270 से लेकर के 360 डिग्री तक, तो आपको जो राइट आंसर यहाँ पर वो बनेगा डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है द एंगल ऑफ अ वेक्टर a इज इक्वल टू 2i हैट माइनस 2j हैट विद x एक्सिस इज। अब यहाँ पर देखो अगर ये दोनों पॉजिटिव होते हैं हम कहते हैं हम तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है,
तो आपका आंसर आता है 45 डिग्री, 2i हेड प्लस 2j हेड, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि हमारा जो एंगल है वो हमें x के साथ बताना है, 2i हेड माइनस 2j हेड के लिए, और ये एग्जिस्ट करता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले निकालोगे फाई, जिसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ ए वाई ओवर ए एक्स। ए वाई की वैल्यू कितनी है, वो 2 है, और ए एक्स की वैल्यू कितनी है, वो भी 2 है। तो यहाँ पर प्लस माइनस यूज नहीं करना, हमेशा प्लस ही यूज करना है। तो यहाँ पर जो फाई है वो बराबर आएगा tan इनवर्स ऑफ 2/2। तो 2/2 कैंसिल हो तो बचेगा tan इनवर्स ऑफ 1, और tan इनवर्स ऑफ 1 जो है वो बराबर होता है 45 डिग्री के। तो 45 डिग्री पे हमारे पास में x और y की वैल्यूज सेम होती हैं। अब करना क्या है कि हमें चाहिए थीटा। अगर वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है तो थीटा बराबर होता है 360 डिग्री माइनस फाइव, और फाइव की वैल्यू क्योंकि 45 है, तो आप इसमें जो 360 से जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास में थीटा का आंसर आएगा 315 डिग्री। तो हमारा जो राइट आंसर वो बनेगा चार्ली। स्टार्ट होने वाला है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। अगर हम वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो इसे हम दो तरीकों से मल्टीप्लाई करते हैं, विद अ स्केलर एंड बाय अ वेक्टर। अगर हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में एक न्यू वेक्टर आएगा हमेशा, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो n टाइम इंक्रीज हो सकता है। अब हमारे पास में जो स्केलर्स हैं वो बेसिकली नंबर्स भी हो सकते हैं और उनकी फिजिकल क्वांटिटीज भी हो सकती हैं। जैसे मैथ्स एक स्केलर है, जबकि एक्सेलरेशन हमारे पास में एक वेक्टर है। तो इसके रिजल्ट में फोर्स आती है जो कि वेक्टर होती है। बट अगर मैं बात करूँ न्यूमेरिकल स्केलर्स की, जैसे नंबर्स होते हैं 1 2 3, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो अगर मैं किसी स्केलर को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊँ जो कि एक पॉजिटिव स्केलर है, तो उसमें हमारा जो मैग्नीट्यूड है ना वेक्टर का, वो n टाइम इंक्रीज करेगा, जबकि उसकी डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगी। लेकिन अगर वही नंबर नेगेटिव हो, जैसे -1 -2 हो जाए, तो उसका मैग्नीट्यूड तो n टाइम इंक्रीज करेगा, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स वो क्या हो रहेगी, वहाँ पे रिवर्स हो जाती है नेगेटिव होने की वजह से। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास में एक फोर्स है जो कि 3 न्यूटन की है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊँ +2 के साथ तो हमारा आंसर आएगा 6 न्यूटन। डायरेक्शन हमारी सेम रहेगी और मैग्नीट्यूड जो है वो इसका n टाइम इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ -2 के साथ, तो उसमें से इसका मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज हुआ है 3 का, 3 से कितना हो गया 6 न्यूटन, लेकिन नेगेटिव होने की वजह से इसकी डायरेक्शन क्या हो गई है, रिवर्स बाय 180 डिग्री, और ये बन गया है नेगेटिव वेक्टर। तो इस तरह से आपने ये दो बातें याद रखनी कि अगर उसको पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, डायरेक्शन सेम रहेगी। लेकिन अगर उसे किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है, ठीक है। लेकिन सेकंड टाइप हमारे पास में आती है मल्टीप्लिकेशन बाय अ वेक्टर। तो जब हम एक वेक्टर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, तो यहाँ पे इसमें दो सिचुएशन होती हैं। हमारा जो रिजल्टेंट है वो स्केलर भी आ सकता है, तो इसलिए हम उसे स्केलर प्रोडक्ट का नाम देंगे, और वो हमारे पास में वेक्टर भी बन सकता है जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट का नाम देते हैं। अब वन बाय वन हम इन दोनों टॉपिक्स को देखेंगे कि क्या सिचुएशन होती है। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स इसके नाम से आपको आइडिया हो रहा है कि अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो स्केलर हो तो उसे क्या नाम दिया जाता है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का नाम देते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। स्टूडेंट्स मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो लेट्स से हमारे पास में दो वेक्टर्स हैं ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक बात इसके कंपोनेंट्स बनाऊं तो बी के हमारे पास में दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक एंगल के साथ वाला और दूसरा एंगल के सामने वाला। एंगल के सामने वाला जो कंपोनेंट है वो कहलाएगा बी साइन थीटा, और एंगल के साथ वाला कहलाएगा बी कॉज ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट्स मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो बराबर होता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सेकंड वेक्टर का वो कंपोनेंट जो पहले की डायरेक्शन में होगा। लेट्स से अगर हमें फाइंड करना है ए डॉट बी, तो इसमें देखो ए का तो आएगा मैग्नीट्यूड, और ए की डायरेक्शन में बी का कौन सा कंपोनेंट है, वो होगा बी कॉज ऑफ थीटा। इसे कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो वो कंपोनेंट जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, सेकंड वेक्टर का कंपोनेंट, वो कंपोनेंट क्या कहलाएगा, हमेशा प्रोजेक्शन। तो मैथमेटिकली हमारे पास में जो डॉट प्रोडक्ट है वो बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ द सेकंड वेक्टर जो कि उसका कंपोनेंट कहलाता है अलॉन्ग द फर्स्ट वेक्टर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, अगर आपको ए डॉट बी चाहिए तो पहले क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड, यानी कि हम ए लिखेंगे, और दूसरे का क्या आएगा, प्रोजेक्शन, यानी बी का क्या आएगा यहाँ पे बी कॉज ऑफ थीटा। तो
ए डॉट बी जो है वो बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल की तो इसकी ढेर सारी एग्जांपल्स हमें मिल जाती हैं, जैसे कि वर्क डन है, वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली पावर जो है इसका फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी, ये भी डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने सेकेंड में पढ़ा होगा, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो ये हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स हैं डॉट प्रोडक्ट्स की जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, एज एन एमसीक्यू आपसे पूछी जाती हैं और अक्सर पूछेगा भी आपसे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डॉट प्रोडक्ट, कि एक डॉट प्रोडक्ट के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो हमें बताने। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास में थी कम्यूटेटिव लॉ। स्टूडेंट्स अगर हम फाइंड करें ए डॉट बी तो उसका आंसर आता है ए बी कॉस थीटा। अगर आप बी डॉट ए निकालोगे तो उसका आंसर भी ए बी कॉस थीटा आएगा, यानी कि ए डॉट बी जो है वो बराबर होता है बी डॉट ए के। तो हम कह सकते हैं कि इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। तो हमारे पास में जो डॉट प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, यानी कि ए डॉट बी जो है ये बराबर होता है बी डॉट ए के। तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब आप जानते हो कि ऐसे वेक्टर्स जिनके दरमियान एंगल 90 का बने वो कहलाते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखो, अगर मैं बात करूँ थीटा तो वो तो 90 है, तो कॉस पे आप लिखो थीटा पे 90, तो कॉस ऑफ 90 डिग्री आप जानते हो जीरो होता है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, जीरो। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा जीरो होता है। स्टूडेंट्स ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी है। अगर मैं बात करूँ यूनिट वेक्टर्स की जो कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं, तो आप जानते हो वो तो सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, आई जे और के। तो उनका जो आपस में डॉट प्रोडक्ट होगा आई का जे के साथ, जे का के साथ और के का आई के साथ, वो भी क्या होगा हमारे पास में जीरो आएगा। तो इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हम लिख सकते हैं आई डॉट जे ये बराबर होगा जे डॉट के, ये बराबर होगा के डॉट आई के, और ये सारे के सारे किसके बराबर होंगे, जीरो के। तो डॉट प्रोडक्ट के केस में जब डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे तो उनका आंसर जीरो आएगा अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आती है डॉट प्रोडक्ट ऑफ द पैरेलल वेक्टर्स। अब आप ये बात जानते हो कि ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम होती है उन्हें कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स, और इनके दरमियान जो एंगल है स्टूडेंट्स वो हमेशा बनता है 0 डिग्री। अब यहाँ पे ना जो कॉस ऑफ 0 डिग्री है ये बराबर होता है 1 के, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो बराबर आएगा a इंटू बी के, जो कि मैक्सिमम रिजल्ट को शो करता है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास में दो पैरेलल वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स के, और ये मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। स्टूडेंट्स अच्छा ये बात पहले बतानी है आपने कि दो पैरेलल वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव भी होगा और मैक्सिमम भी होगा, और ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स के। अगर हम बात करें एंटी पैरेलल वेक्टर्स की, तो आप जानते हो ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है वो एंटी पैरेलल होते हैं, और एंगल यहाँ पे होता है 180 डिग्री, और cos 180 स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी है होता है -1 के बराबर। तो आपका आंसर आएगा -AB। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स ये बात क्या बता रहा है कि जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं ये होता है नेगेटिव ऑफ ए बी के, यानी कि नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स के। अब सिंस नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि मिनिमम होगा, नेगेटिव का बस मतलब ये है कि इनकी डायरेक्शन यहाँ पर अपोजिट है, ये होगा नेगेटिव बट मैक्सिमम होगा। तो ये बात अपनी याद रखनी है कि दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो नेगेटिव एंड मैक्सिमम होता है, इनके प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास में है सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, यानी कि आपके पास में एक वेक्टर ए है, आप उस वेक्टर ए को उसी के साथ दोबारा मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आएगा ए डॉट ए। तो स्टूडेंट्स अगर आपका जो ओरिजिनल वेक्टर है हम उसको डबल मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन तो नहीं बदलेगी, वही का वही रहेगा, तो एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो सेल्फ के केस में एंगल हमेशा 0 रखना है, तो ए डॉट ए जो है स्टूडेंट्स ये बराबर होगा ए इंटू ए कॉज ऑफ 0 डिग्री, यानी कि बी की जगह पर यहाँ पर ए आ गया। कॉज ऑफ 0 1 के बराबर है, और जब हम ए को ए से करेंगे मल्टीप्लाई तो ए डॉट ए का आंसर आएगा ए स्क्वायर, यानी कि जो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है ये बराबर होता है स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अगर ए वेक्टर है तो ए का स्क्वायर, बी होगा तो बी का स्क्वायर, सी होगा तो सी का स्क्वायर। और इसी को हम बात करें इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, यानी कि अगर मैं आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ, जे को जे के साथ में और के को के साथ में, तो इन सब का जो आंसर है वो 1 आएगा, क्योंकि आई डॉट आई इनका आंसर आएगा आई का स्क्वायर, और आई का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा।
सिमिलरली जे डॉट जे, ये बनेगा जे का स्क्वायर, और जे का मैग्नीट्यूड 1 है तो वो भी 1 आएगा, और के डॉट के का भी सिमिलरली 1 आएगा। तो ये सारे के सारे जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास में ये 1 के बराबर होते हैं। तो आपने करेक्शन कर लेनी है, यहाँ पे 0 लिखा गया, तो ये 0 नहीं बल्कि 1 के बराबर होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमारे पास में ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है, जो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है, वो हमेशा 1 होता है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास में थे इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिहाज से देखें तो कैसे करेंगे? तो आप जानते हो कि अगर मान लो हमारे पास में दो वेक्टर्स हैं जो कि स्पेस में लिए मैंने, एक वेक्टर ए है जिसके कंपोनेंट्स हैं ए एक्स आई हेड प्लस ए वाई जे हेड प्लस ए जेड के हेड, और वेक्टर बी हमारे पास में है बी एक्स आई हेड प्लस बी वाई जे हेड प्लस बी जेड के हेड। हमें चाहिए ए डॉट बी। तो उसमें से इसका बड़ा सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ कि हमने करना है क्या है, सिंपली के आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, तो बनेगा ए एक्स बी एक्स, आई डॉट आई तो 1 के बराबर है। फिर सिमिलरली y वाले को y से कर देना है मल्टीप्लाई, तो बनेगा ए वाई बी वाई, जे डॉट ये 1 के बराबर है। फिर z वाले को z वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा ए जेड बी जेड, और के डॉट के तो 1 के बराबर होता है। तो जब भी आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है दो वेक्टर्स का इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स, तो वहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है कि आपने x वाले को x के साथ, सॉरी i वाले को i वाले के साथ, j वाले को j वाले के साथ, और k वाले को k वाले के साथ में मल्टीप्लाई करने, तो आपको ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ज़्यादा इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 है डिटर्मिनेशन ऑफ द एंगल। तो ये इसमें बेसिकली एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट की, कि हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स से हम एंगल बता सकते हैं कि इनके दरमियान कितना एंगल है। अब देखो हम जानते हैं कि ए डॉट बी किसके बराबर है, ए बी कॉस थीटा के। यहाँ से आप थीटा निकाल लो या कॉस थीटा निकालो तो क्या बनेगा, यहाँ पर जो ए बी है वो इस तरफ आके क्या हो गया, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए ओवर बी। जब अगर उसमें वैल्यूज गिवन होंगी वेक्टर ए की वेक्टर बी की, तो आप उनका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, उनको प्रोडक्ट कर सकते हो, और उनका डॉट प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो, उसी तरीके से जब हमने अभी डिस्कस किया है यहाँ पे, ठीक है। आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ, और के वाले को के वाले के साथ में मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारे पास में इसमें केस है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट की। तो अगर कहीं पे आपको कोई कन्फ्यूजन नजर आए, कोई पॉइंट में गलती नजर आए, तो उसको हाईलाइट ज़रूर किया करें ताकि हमें अपनी गलतियाँ सुधारने का मौका मिल सके। थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हमारे पास अब हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं उस टर्म्स के लिहाज से। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में है k डॉट आई इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स हमने बोला है अभी कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो एक स्केलर रिजल्ट देगा, यानी कि आपका बीटा ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, स्केलर आएगा। ए जो है वो क्या है, वेक्टर दिया हुआ है, ये भी गलत है। अगर पहले दो गलत तो मतलब डी तो हो ही नहीं सकता, तो बचा कौन सा ऑप्शन, सी वाला। तो सी क्या होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वैसे भी आप देखो तो दो डिफरेंट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, तो डिफरेंट के केस में जो डॉट है वो हमेशा 0 होता है, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो बनेगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए इज। तो स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपसे प्रोजेक्शन पूछा जाएगा ना जिस वेक्टर का, उसका हमेशा कॉज कंपोनेंट होगा। तो बी का प्रोजेक्शन बी कॉस थीटा, ए का प्रोजेक्शन ए कॉस थीटा, और आपका प्रोजेक्शन आप कॉस थीटा, ठीक है। जो भी आप हो, आपका जो प्रोजेक्शन है वो आप कॉस थीटा बनेगा। तो जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन पूछा जाए उसका हमेशा कॉज कंपोनेंट होता है। तो बी का प्रोजेक्शन क्या बनेगा, बी कॉस थीटा, तो जो राइट आंसर बनेगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 10 है द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी विल बी। तो इसमें ए का प्रोजेक्शन बी पर पूछा है तो ये होगा ए कॉज ऑफ थीटा, बट यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है, तो ये कहानी थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब देखो यहाँ पे हमने बात की है कि ए डॉट बी किसके बराबर है, ए बी कॉस थीटा के। अब हमें क्या चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए, यानी कि हमें ए कॉस थीटा चाहिए। तो ये वाला बी जब इस तरफ आके क्या हो गया, डिवाइड, तो हमारे पास में क्या बनेगा, ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी। अब देखो जरा गौर से, ये जो फैक्टर हमारे पास में है बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड, ये क्या चीज़ है, ये तो एक्चुअल में बी का यूनिट वेक्टर बनेगा जो हमने पहले डिस्कस किया है। तो हमारे पास बनेगा ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी हैट बनेगा यहाँ पे। अब बी हैट जो है स्टूडेंट्स ये यूनिट वेक्टर हो गया वेक्टर बी का, और ए डॉट बी हैट ये हमारा क्या आएगा, राइट आंसर यानी कि चार्ली। क्वेश्चन नंबर 11 है a vector a is along the x-axis and a dot b
इज इक्वल टू 0 देन बी कुड बी। तो कहता है कि अगर वेक्टर ए जो है वो एक्स की डायरेक्शन है यानी कि आई हैट है और ए डॉट बी 0 आता है, तो बताओ बी कब का वैल्यू क्या होगा। अब सुन आप देखो कि जब भी हम इस तरह से बात करते हैं 0 की, तो आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हो। ए की वैल्यू एक्स में, तो आप उसको सिंपल आई हैट लिखो। बी की वैल्यू ये सारी पुट करके चेक करो, तो जहाँ जहाँ पे आई होगा वहाँ वहाँ पे उसका आंसर 0 नहीं आएगा। ना तो पहला 0 हो सकता है क्योंकि आई डॉट आई तो 1 के बराबर आएगा, आई डॉट जे 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आई डॉट आई 1 के बराबर, आई डॉट जे 0, फिर आई डॉट के ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिमिलरली 2 आई हैट और डॉट आई हैट ये भी क्या बन जाएगा 2 के इक्वल। ठीक है, बचेगा ये वाला आई डॉट जे, ये भी 0, आई डॉट के ये भी 0, तो 0 माइनस 0 0 आएगा। तो आपका जो राइट आंसर क्या बनेगा बीटा। तो जब आपने डॉट प्रोडक्ट के केस में इसको 0 साबित करना, तो आप वो वाला ऑप्शन चूज करोगे जिसमें परपेंडिकुलर वेक्टर्स गिवन होंगे, उसके पैरेलल वेक्टर्स कोई भी हुआ तो वो उसका जो आंसर है वो 0 नहीं होने देगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 12 है, if a dot b is equals to half of ab, what is the angle between vector a and vector b। इसमें सबसे पहले ये कहते हैं कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट उनके मैक्सिमम रिजल्ट के हाफ के बराबर है तो क्या एंगल बनेगा वहाँ पे। अब सुनिए, आपने सिंपली देखो अभी पढ़ा है हमने कि ए डॉट बी जो है वो बराबर है ए बी कॉस थीटा के। ठीक है, थीटा की कौन सी वो वैल्यू है जिसको मैं पुट करूँ तो आंसर 1/2 बने। ज़रा सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ ज़रा। तो आप जानते हो कि कॉस की वैल्यू 1/2 तो तब आती है जब एंगल 60 डिग्री होता है, क्योंकि कॉस ऑफ 60 1/2 के बराबर है। तो सिंपली अब देखो क्या बनेगा, जब कॉस की जगह पे मैं 60 पुट करूंगा तो 1/2 ऑटोमेटिकली आ गया। तो आप लिख सकते हो कि ए डॉट बी जो है वो बराबर है हाफ ऑफ ए बी के, तो एंगल क्या बनेगा वहाँ पे 60 डिग्री। तो जो राइट आंसर यहाँ पर है वो बनेगा चार्ली। आप फॉर्मूला लगा के इसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 है, द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू 3i hat minus 4j hat is। अब इसमें हमें ये साबित करना है कि इस वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन से वेक्टर्स हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसके साथ सबका डॉट प्रोडक्ट लो, जिसका आंसर 0 आए वो उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, नहीं तो इसका ईजीएस्ट मेथड क्या होता है कि ये जो हमारे पास वैल्यूज दी हुई है ना यहाँ पे, उसने आप इनको उल्टा कर दो। 3i hat की जगह पे आएगा 4 और 4j hat की जगह पे क्या आएगा 3j hat, और इनके दरमियान जो साइन है वो भी बदल दो। अब देखो 3 को मैंने रिप्लेस कर दिया 4 के साथ तो बनेगा 4i हैट, 4 को रिप्लेस कर दिया 3 के साथ तो बनेगा माइनस का 3j हैट, और बीच में जो साइन है उसको भी चेंज कर दो तो माइनस का क्या बन जाएगा प्लस। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा अल्फा। अगर आप इनका अब डॉट प्रोडक्ट लो, 3i हैट माइनस 4j हैट प्लस 4i हैट डॉट 4i हैट प्लस 3j हैट, तो इनका जो आंसर है वो 0 आएगा। और अगर दो वेक्टर्स का आंसर 0 आए तो वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और डॉट प्रोडक्ट लेना है, ये बात याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स ए एंड बी इज। ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कि दो पैरेलल के केस में एंगल बनेगा 0 डिग्री, कॉस ऑफ 0 1 के बराबर है। तो हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है वो बराबर होगा ए बी के, तो राइट आंसर आएगा आपका बीटा। क्वेश्चन नंबर 15 है, फोर्स F vector 3i hat plus cj hat plus 2k hat acting on a particle causes a displacement of minus 4i hat plus 2j hat minus 3k hat in its own direction. If work is 6 joule, then the value of c will be। तो यहाँ पे मैं c की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें क्योंकि 2-3 कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो जाएंगे तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज किया है। तो c निकालना कैसे करोगे, देखो हम जानते हैं कि वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है वो पुट कर दो, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो गिवन है वो पुट कर दो। उसने बोला है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसकी अपनी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो मतलब एंगल 0 बनेगा, तो मैक्सिमम वर्क होगा यहाँ पे। अब सुन यहाँ पे करना क्या है, आपने लेना इनका डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट हम कैसे लेंगे कि हम आई वाले को मल्टीप्लाई करवाएंगे आई वाले के साथ, जे वाले को मल्टीप्लाई करवाएंगे जे वाले के साथ में, और के वाले को मल्टीप्लाई करवाएंगे के वाले के साथ में। ठीक है, यानी कि हम इनको रिस्पेक्टिव कंपोनेंट के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 3 बार कितना हो गया 12, तो बनेगा माइनस के 12। ठीक है, और वर्क हमें 6 जॉल गिवन है। फिर देखो दूसरा कंपोनेंट है जे वाला, तो जे वाले को आप करो जे वाले से मल्टीप्लाई तो ये बनेगा 2c। ठीक है, और फिर के वाले को के वाले से करो मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा 3 2 बार 6 आ गया। अब यहाँ पे देखो सी वाले प्लस के 6 और ये वाले 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे,
क्योंकि ये वाला इधर का माइनस का होगा ना, तो ये बनेगा 2c, और ये माइनस का 12 इधर का क्या हो गया, प्लस का, तो आंसर आएगा 2c इज इक्वल टू 12। c निकालना है तो 12/2, जो आंसर आएगा 6 के इक्वल। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर वो बनेगा बीटा। करेंगे इस चैप्टर का लास्ट और फाइनल टॉपिक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेक्टर्स आर क्रॉस प्रोडक्ट। इसके नाम से आप गेस कर सकते हो कि अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी बने तो इसे क्या नाम दिया जाता है, वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। मैथमेटिकली अगर इसको डिफाइन किया जाए तो स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि ये बराबर होगा a क्रॉस b इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन हैट के, जिसे जो डॉट है वो होता है ए बी कॉस थीटा और क्रॉस होता है ए बी साइन थीटा, और साथ में डायरेक्शन के लिए क्या लगाना है आपने, एन हैट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ए बी साइन थीटा है ये इंडिकेट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। स्टूडेंट्स क्योंकि ए क्रॉस बी एक कम्प्लीटली न्यू वेक्टर आता है जिसको हम वेक्टर सी भी कह सकते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा ए बी साइन थीटा के, और डायरेक्शन होगी नॉर्मल टू द सरफेस या नॉर्मल टू द प्लेन। अब देखो यहाँ पे लेट्स से मेरे पास में दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए को रोटेट करवाएंगे वेक्टर बी की तरफ थ्रू द स्मॉलर एंगल थीटा। ठीक है, जब इसको हम करेंगे ना रोटेट, तो इसकी डायरेक्शन आपको बतानी है, तो आप बताओगे बाय राइट हैंड रूल। अगर मैं अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करूं रोटेशन की डायरेक्शन में, जो कि हमारी यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो हमारा थंब है वो क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी बताएगा। थंब क्योंकि हमारा अपवर्ड जा रहा है, तो इसके अपवर्ड होने की वजह से जो डायरेक्शन है ए क्रॉस बी की वो क्या बनेगी, वर्टिकली अपवर्ड बनेगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड वेक्टर बी। अब यहाँ पे हुआ क्या कि हमें क्योंकि इसकी डायरेक्शन बतानी है, तो ये वर्टिकली अपवर्ड है, और ये कब होती है अपवर्ड, जब रोटेशन हमारी एंटी क्लॉकवाइज होती है, यानी कि ये होगा इस केस में ए क्रॉस बी को इंडिकेट करती है। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या बनेगी, वर्टिकली अप बनती है। अगर सिमिलरली आपसे बोला जाता है कि बी क्रॉस ए बताओ, तो स्टूडेंट्स बी क्रॉस ए के केस में हमारी रोटेशन रिवर्स हो जाती और थंब हमारा बनता डाउनवर्ड, और ये बनता माइनस एन हैट। तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, वो हमेशा प्लेन ऑफ ए बी के परपेंडिकुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे कुछ केसेस हैं, अगर हमारा जो प्लेन है इनका ए और बी का वो एक्स वाई हो, तो ए क्रॉस बी कहाँ पे होगा, जेड के अराउंड। अगर प्लेन ऑफ ए बी वाई जेड प्लेन हो, तो हमारे पास में जो मिसिंग है वो कौन सा है, एक्स एक्सिस, तो जो रिजल्टेंट है वो एक्स के अलोंग होगा। अगर हमारा एक्स जेड प्लेन हो, तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो वाई एक्सिस होगा। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो स्टूडेंट्स हमेशा आपने याद रखना है कि वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, एक्स वाई के परपेंडिकुलर जेड होता है, वाई जेड के एक्स होते हैं और जेड एक्स के वाई होता है। तो ए क्रॉस बी हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहेगा। इसके बाद हमारे पास में आती है कुछ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल टॉर्क है, मैग्नेटिक फोर्स है, एंगुलर मोमेंटम है, तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं। टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। जो मैग्नेटिक फोर्स है ये बराबर होती है एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम जो ये बराबर होता है एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर के। तो इसमें ये कुछ इसकी एग्जांपल है, इनको याद रखना है, ये डायरेक्ट आपसे फॉर्मुलाज भी पूछे जाते हैं एमसीक्यूज के अंदर। अब हमारे पास में ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वायलेशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, क्योंकि इसके केस में जब हमारी रोटेशन चेंज होती है तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन बदल जाती है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर है, यानी कि ये कम्यूटेटिव होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं यूँ लिखूँ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, यानी कि जब हमारे पास में डायरेक्शन रिवर्स हो हम उसको माइनस के साथ करें मल्टीप्लाई, तो वो वापस से फुल हो जाएगी, तो उस केस में बराबर हो सकते हैं। लेकिन सेम सिचुएशन में ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहला रिजल्ट हो गया आपका ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास में कुछ रिजल्ट्स हैं परपेंडिकुलर, पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर्स के। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब आप देखो इसके नाम से पता चले, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाए उन्हें परपेंडिकुलर वेक्टर्स कहते हैं। अब यहाँ पे थीटा बनेगा 90 और साइन ऑफ 90 से होता है 1 के बराबर। तो आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये बराबर होगा ए बी एन हेड के, यानी कि जो हमारा रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम होगा इस केस में। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की, जो कि हमारे पास में इस तरह से कुछ होते हैं, आई
हैट, जे हैट और के हैट। अगर हम फाइंड करें आई क्रॉस जे, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, ये हमेशा पॉजिटिव होगी और अपवर्ड होगी, ठीक है। तो आई क्रॉस जे, इसके रेलिवेंट में देखो परपेंडिकुलर कौन आ रहा है, के हैट, तो आई क्रॉस जे किसके बराबर आएगा, के हैट के। सिमिलरली के क्रॉस आई, ये किसके बराबर होगा, जे हैट के। फिर जे क्रॉस के किसके बराबर होगा, आई हैट के। तो जब हमारी रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। आई क्रॉस जे के बराबर, के क्रॉस आई जे के इक्वल, और जे क्रॉस के जो है वो आई के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ रिजल्ट है, ये पता कैसे चलता है, तो हम इसके यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल। अब देखो ज़रा, अगर आप आई को रोटेट करवाओ जे की तरफ, तो आपका थंब अपवर्ड पॉइंट करेगा ना, तो आई और जे जिनके एक्स और वाई के परपेंडिकुलर कौन होता है, जेड, तो हमारा थंब जो है वो जेड में जा रहा है, ठीक है। तो इसमें सी इसके होते हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स अगर आपकी रोटेशन हो क्लॉकवाइज, ठीक है। यानी आपसे वो पूछे कि बताओ के क्रॉस जे कितना होगा, तो हम कहेंगे माइनस आई हैट। आई क्रॉस के कितना होता है, तो माइनस जे हैट, और जे क्रॉस आई कितना होता है, तो माइनस का के हैट। तो जब रोटेशन क्लॉकवाइज होगी तो उस केस में जो रिजल्टेंट है वो नेगेटिव, और जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होती है तो रिजल्टेंट हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो इसके साइन कन्वेंशन को भी याद रखने, आगे इसके ऊपर एमसीक्यूज भी आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में है पैरेलल वेक्टर्स। स्टूडेंट्स ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, एंगल बनते हैं 0 डिग्री, उन्हीं का नाम दिया जाता है पैरेलल। अगर एंगल 0 है तो साइन ऑफ 0 कितना होता है, 0 के इक्वल। 0 को n हेड से करते हैं मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा आपका, नल वेक्टर। तो दो पैरेलल वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो नल वेक्टर होता है। इसी तरह से हम बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स की। तो ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी वो क्या कहलाते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंगल बनता है 180, और साइन 180 जो स्टूडेंट्स ये भी कितना होता है, 0 के इक्वल। तो 0 को जब कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा, 0 n हैट, या फिर आप कह सकते हो कि ये बराबर होगा नल वेक्टर के। तो ए क्रॉस बी इन केस ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज आल्सो अ नल वेक्टर। अगर हम बात करें सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट की, जैसे हमने लास्ट में बात की थी सेल्फ डॉट प्रोडक्ट की, यहाँ पर हम बात करेंगे सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट है ना वो बराबर होगा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो ए क्रॉस ए में एंगल बनते हैं 0 डिग्री, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, नल वेक्टर ही आएगा। स्टूडेंट्स ये तो यह बात भी अपने याद रखनी है यहाँ पर कि सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, एंटी पैरेलल और पैरेलल के केस में जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमेशा नल वेक्टर आता है। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं आर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की सेल्फ के लिए, तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, सब का आंसर क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं बेसिक सी जो आपने यहाँ पर याद रखनी है, और अगर किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात समझ में ना आए, तो उसको हाईलाइट जरूर करना है आपने। नेक्स्ट हमारे पास में आता है क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में दो वेक्टर्स कंसीडर कर लो, जैसे आपने पहले किए थे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब स्टूडेंट्स इनको ना सॉल्व करना बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है और कंफ्यूजिंग होता है, तो इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं डिटर्मिनेंट, जिसमें हम क्या करते हैं कि रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे और अपना रिजल्ट फाइंड करेंगे बाय द मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अब हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी, तो अब क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे आई हैट, जे हैट और के हैट। फिर इनकी जो कंपोनेंट्स हैं वो आपने लिखने हैं। देखो ए हमारा पहला वेक्टर है तो ए के कंपोनेंट्स लिखोगे, और बी हमारा सेकंड वेक्टर है तो उसके बाद में लिखोगे, ठीक है। अब इसमें हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी। अब क्या करो, सबसे पहले ना ये जो रो है अपनी ऊपर वाले, इसको आप स्किप कर दो। फिर आपने क्या करना है, ये जो कॉलम है हमारे पास में ये वाला, इसको भी आप स्किप कर दो। तो अगर आप इसको स्किप कर दो फर्दर, यहाँ पे देखो इसमें बचेगा क्या हमारे पास में, तो हमने क्या किया कि इसको करना है डायगनली मल्टीप्लाई। ए वाई को कर दो मल्टीप्लाई बी जेड के साथ, और ए जेड को मल्टीप्लाई कर दो बी वाई के साथ में, क्या आंसर आएगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। और ये जो तमाम शिफ्ट थी इसको हम क्या करते हैं, आई हेड के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि आई हेड वाला हम स्किप कर रहे हैं। तो आई हेड इंटू ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई बनेगा। फिर से हमने करना क्या है कि हमने छोड़नी है यहाँ से जे वाली रो, या जे वाला कॉलम, सॉरी सर, ठीक है। तो जे वाला जब कॉलम हम छोड़ेंगे तो इसे हम लगाएंगे माइनस। तो इसका तरीका क्या होता है कि पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव फिर से पॉजिटिव, ठीक है, प्लस माइनस प्लस चलेगा। अब यहाँ पे आएगा माइनस का जे हैट। फिर आप क्या करो, जो बाकी वैल्यूज हैं आई के साथ देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे एक्स आ रहा है, ए एक्स, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ में,
बी जेड के साथ, तो ए एक्स और बी जेड आपस में हो गए मल्टीप्लाई, ठीक है। इस तरह से फिर आप क्या करोगे, ए जेड और बी एक्स को क्या करोगे आपस में मल्टीप्लाई। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, डायगनली इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। फिर हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, क्या हमारा जो लास्ट वाला कॉलम है उसको छोड़ना है, यानी कि के वाला। जब आप ये वाला कॉलम छोड़ोगे, इसको आप स्किप कर दो, यहाँ से ख़त्म कर दो, तो क्या बचेगा, बाकी ये 4 वैल्यूज बचेंगी हमारे पास में। अभी क्योंकि हमने के को छोड़े तो हम लिखेंगे प्लस के हैट। अब देखो ए एक्स को किया बी वाई से मल्टीप्लाई, तो बनेगा ए एक्स बी वाई, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर माइनस फॉर्मूले वाला, और करेंगे ए वाई बी एक्स, तो ये आ गया ए वाई बी एक्स। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने मैट्रिसेस को ओपन करके उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको अपने एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। सो नेक्स्ट हमारे पास में आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बेसिकली इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। वो कहते हैं लेट्स से पैरेललोग्राम क्या होती है कि ऐसी शेप जिसके आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं और कोई भी एंगल 90 का नहीं होता, उसे पैरेललोग्राम का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, अगर इसकी किसी भी दो साइड्स को मैं वेक्टर बना दूँ कुछ इस तरह से कि जो इसकी ये वाली साइड है ये हमारे पास में लेंथ है, और ये साइड हमारे पास में इसकी हाइट है, जो कि वेक्टर बी को इंडिकेट करती है। अगर हम यहाँ पर इसका एरिया बताएं, तो स्टूडेंट्स आप जानते हो कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इसका फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इसकी जो बेस है ना वो होगी एंगल के साथ वाली, जो हाइट है एक्चुअल में वो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम बी टू ए तक, ठीक है। अब देखो जो थीटा के सामने वाली लाइन है ये वाली, ये क्या कहलाएगी, बी साइन ऑफ थीटा, और ये जो साइड आपकी है ये कहलाएगी बी कॉज ऑफ थीटा, जो कि हमारा टोटल बेस बनता है। अब बेस जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास में वो बराबर होगा ए के, और जो हाइट है वो बराबर होगी बी साइन थीटा के, तो क्या बन गया ए बी साइन ऑफ थीटा। अब देखो यहाँ पे ए बी साइन थीटा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमारे पास में एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जो है वो बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के। तो ये हमारा जो है वो राइट इसका आंसर बनेगा यहाँ पर, कि जो पैरेललोग्राम का एरिया है वो क्या इंडिकेट करता है, सॉरी जो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या इंडिकेट करता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी है। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस टॉपिक के रिलेटेड। तो 16 एमसीक्यूज हमारे पास में है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ए एंड बी इज। तो परपेंडिकुलर के केस में जो क्रॉस प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स वो किसके बराबर होता है, तो हमने बोला कि क्रॉस के केस में एंगल बनेगा 90, परपेंडिकुलर के केस में एंगल बनता है 90 डिग्री, और साइन ऑफ 90 बराबर होता है 1 की। तो हमारा आंसर आएगा ए बी एन हैच, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है के डॉट आई क्रॉस जे इज इक्वल टू। देखो सुन हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारी रोटेशन होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, तो उसमें आता है आई जे और के, आई के बाद जे आ रहा है, यानी कि ये बात सही चल रही। तो आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, जो तीसरा मिसिंग है यानी कि के इक्वल। और फिर देखो के डॉट के, क्योंकि सिमिलर है तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर वो बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 है द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड माइनस बी क्रॉस ए इज। स्टूडेंट्स देखो हमने पहले डिस्कस किया जब हमने टॉपिक शुरू किया था कि ए क्रॉस बी जो आता है अपवर्ड और बी क्रॉस ए आता है डाउनवर्ड, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अगर मैं डाउनवर्ड वाले वेक्टर को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ वो तो अपवर्ड आ जाएगा, दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी सेम। तो हम कहेंगे इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री, क्योंकि जब आप उसको माइनस के साथ करवाओगे ना मल्टीप्लाई तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, वो अपवर्ड आएगा, तो बनेगा माइनस बी क्रॉस ए के। तो हमारे पास में जो राइट आंसर बनेगा 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है इफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो 3 अंडर रूट ऑफ ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड के, तो हमें ये बताना है कि ए और बी में एंगल क्या होगा। अब देखो इसमें हमारे पास में कंडीशन बता रखी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू अंडर रूट 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, तो ये होता है ए बी साइन थीटा, अंडर रूट 3 वैसे का वैसा, ए डॉट बी किसके बराबर है ए बी कॉस थीटा के। अब यहाँ पर देखो तो ए बी के साथ में ए बी क्या हो गया कैंसिल, कॉस थीटा यहाँ पे क्या हो गया डिवाइड, तो बन गया साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3। साइन थीटा और कॉस थीटा किसके बराबर है टेन थीटा के, तो बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ 3 के। आपको थीटा निकालना है स्टूडेंट्स, ये बनेगा टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3 जो कि 60 डिग्री के इक्वल होता है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, अपना लॉग टेबल यूज़ कर सकते हो, या फिर इसकी वैल्यू को आप वैसे याद रखोगे जो टेन 60 डिग्री है
वो हमेशा √3 के बराबर होता है। तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स हमारे पास में वो बनेगा डेल्टा। 16 हमारे पास में है द एंगल बिटवीन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स हमें ये बताना है कि ए माइनस बी में और ए क्रॉस बी में एंगल कितना होता है। अब आप जानते हो कि ए माइनस बी का जो रिजल्ट है वो एक प्लेन में आएगा, ठीक है, लेकिन जो ए क्रॉस बी का रिजल्ट आता है वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो ए क्रॉस बी जो है वो ए माइनस बी के परपेंडिकुलर होगा, तो हमारा आंसर आएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है व्हाट इज द टार्क ऑफ फोर्स एफ दैट इज इक्वल टू माइनस आई हैट माइनस 2j हैट एक्टिंग एट अ पॉइंट whose position vector is r vector that is equal to minus I hat minus j hat। स्टूडेंट्स इसमें हमें फोर्स और पोजीशन वेक्टर बता रखा है और हमसे टार्क पूछ रहा है। तो टार्क का फॉर्मूला आप जानते हो, ये होता है r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे टॉप पे लिखना है आई हैट जे हैट और के हैट। फिर हमने पहला वेक्टर हमारा r है तो r की वैल्यूज पुट करनी है जो कि -1 और -1 होगा, i की वैल्यू -1 और j की वैल्यू -1, जबकि k हमारे पास में 0 है। सिमिलरली f की वैल्यू पुट करो जो है 1 -2 और 0, k की वैल्यू जगह पे आ गया तो 1 की i की जगह पे 1 आ गया, j के साथ में -2 है और k की वैल्यू है ही नहीं तो वो 0 कर दो। अब इसको करना है एक्सपैंड। आपने एक्सपैंड करने का तरीका आप जानते हो क्या होता है कि सबसे पहले आप इसको रो को छोड़ना है i j और k वाली को, फिर आप छोड़ोगे ये पहला कॉलम, ठीक है। तो -1 को 0 से करो मल्टीप्लाई तो 0, 0 को किया -2 से वो भी क्या आएगा 0, तो आई हैट इंटू 0 -0 आ गया। फिर देखो सेकंड को छोड़ना है आपने, तो जब आप सेकंड कॉलम छोड़ोगे स्टूडेंट्स तो जैसे आप इसको किया स्किप आपने, ठीक है, तो ये आएगा माइनस का जे हैट, -1 को 0 से करो मल्टीप्लाई तो 0 आएगा, फिर 0 को 1 से करो तो ये भी क्या आएगा हमारे पास में 0 आएगा। तो ये आ गया आपका सेकंड कॉलम का कहानी, ठीक है। सिमिलरली फिर हमने क्या करना है कि हमने छोड़ना है कॉलम नंबर 3 को जो कि एक्चुअल में हमारे पास में बराबर है के। तो ये कॉलम छोड़ दो आप यहाँ से, जो बाकी बचे उसको करो आप मल्टीप्लाई। तो -1 को -2 से किया मल्टीप्लाई तो आंसर आएगा प्लस का 2। यहाँ पे गड़बड़ स्टूडेंट्स ये देख लेना आपने, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में प्लस का 2 आएगा, और फिर फॉर्मूले वाला बीच में माइनस होगा, और -1 को किया +1 से मिले तो आंसर आएगा -1, तो माइनस और माइनस का आएगा +1, तो ये बनेगा 2 + 1 और बाहर आएगा के हैट। 0 वालों को आप खत्म कर दो तो आपका जो फाइनल आंसर वो बनेगा +3 के हैट। तो हमारा जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स यहाँ पर वो आना चाहिए +3 के हैट, जो कि तकरीबन आपका डेल्टा ऑप्शन बनता है। तो ऑप्शनल मिस्टेक थोड़ी सी होगी यहाँ पे, तो इसको प्लस में आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको एक्सपेंड कर लेना प्रॉपर्ली, अगर कोई इशू आए, कोई बात समझ में ना आई हो तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स फाइनली आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अगर आपको ये जितनी भी डिस्कशन हमारी हुई है वो समझ में आई है तो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व लाजमी करना है ताकि आपको इस टॉपिक की एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है। आई विल वेट फॉर योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। ये थी हमारी आज की टोटल डिस्कशन। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल हो। थोड़ा लेट है लेकिन फिर भी जो है वो बहुत है। तो अगर आपको किसी पॉइंट पर कोई इशू आए, कोई कैलकुलेशन एरर हो या वैसे भी मिस्टेक अगर नजर आए तो उसको हाईलाइट आपने ज़रूर करना है, एक फाइनल रिक्वेस्ट समझें इसको। एंड इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।